the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पार्टनर्स कैपिटल प्रोग्राम, जैसा कि हम जानते हैं, सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मार्क्स का पढ़ना है और उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात चलती है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जाता है तो एक तो नॉर्मल हमें बोला गया है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब ये बात कही जाएगी, इसका सीधा मतलब है कि हम लोग पार्टनर्स के जो कैपिटल सामान्य रूप से बनता है उस तरह हम लोग बना देते हैं। लेकिन जिसमें टेक्निकल टर्म आ गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी दो तरह के बेस है इसके लिए। इसमें से कोई भी बेस हम लेकर बना सकते हैं अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो। एक वर्ड इस्तेमाल करता है फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्ड इस्तेमाल करता है इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या मूविंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल यहां लिख दिया हमने बोर्ड पर थोड़ा मेमोरी के लिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये है फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म की बात मैं कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप किसको कहा जाएगा? एक ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए जब दो या दो से अधिक लोग सहमत हो जाते हैं, उस बिजनेस को मिलकर चलाते हैं और जो भी लाभ हो अपने समझौते के अनुसार बांटने के लिए सहमत होते हैं बेचारे, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। ठीक है, अब उधर नहीं जा रहे हैं। जो पार्टनरशिप एक्ट में जो डिफिनेशन है फर्म के, उसकी हम बात नहीं कर रहे। बस यूं समझिए कि हमारे पार्टनरशिप फर्म है, इसमें जो पार्टनर है उस पार्टनर के कैपिटल है। तो हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल हम लोगों को तैयार करना पड़ता है। उसमें जो टेक्निकल वर्ड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल और फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो हम बीच में बात कर रहे हैं कि कब कोई कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा और कब कोई कैपिटल फिक्स्ड होगा। जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या क्या तैयार करना है, और जब फिक्स कैपिटल होगा तो क्या क्या तैयार करना है, तब इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो यहां देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ कि अगर हमारे कैपिटल ये लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में ये इंडिकेशन है कि पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तब फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ये मूविंग, घट जाना, बढ़ जाना, कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, घट रहा, बढ़, यानी परिवर्तन कर रहा, वो चेंज हो रहा, मूव कर रहा हो, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। तो वैसे कैपिटल जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो घटना बढ़ने का मतलब क्यों ऐसा होगा? जितने एडजस्टमेंट है पार्टनर से संबंधित, ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर, वो सब के सब उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं। तो जब कैपिटल अकाउंट में सारे आइटम को आप प्लस माइनस करोगे, एडजस्ट करोगे, तो फिगर तो कम होगा चाहे ज्यादा हो, घटता बढ़ता रहेगा। और ये कैपिटल अकाउंट के नाम में है, और ये कैपिटल अकाउंट के नाम में फिगर घटते हैं बढ़ते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, क्योंकि सारे आइटम को एडजस्ट कर दिया गया है। या तो आइटम वो सीआर साइड में गया है या आइटम वो डीआर साइड में। हम सब जानते हैं कि आइटम सीआर साइड में कौन कौन होते हैं और डीआर साइड में कौन कौन होते हैं, लेकिन जो फिगर आएगा वो कम बेस होता रहेगा, जो नेट बैलेंस आएगा वो कम बेस होता रहेगा। यानी कैपिटल हमारे फ्लक्चुएट करेंगे या मूव करेंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे, घटते बढ़ते रहेंगे। तो इस कैपिटल को हम लोग कहते हैं कि यह फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मूविंग कैपिटल है। और देखते हैं जब मूविंग कैपिटल बनाना हो, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तैयार करना हो पार्टनर का, तो इसके सीआर साइड में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं और ऐसे कैपिटल के डीआर साइड में क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर याद के लिए देखते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर पार्टनर का है तो इसके सीआर साइड में देखते हैं पहला आइटम, यानी कि सारे आइटम पार्टनर से संबंधित जितने आइटम्स हैं ऑलमोस्ट वह उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, चाहे वो सीआर साइड में जाए
या चाहे वो डीआर साइड में जाए। तो इस प्रकार जो कैपिटल अकाउंट हम तैयार करते हैं उसका नाम देते हैं मूविंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ध्यान रखना सारे आइटम जाने वाले उसमें। सारे आइटम मीन्स जो पार्टनर से कनेक्टेड आइटम, जो पार्टनर से रिगार्डिंग आइटम्स हैं, उसका कैपिटल है, उसका कमीशन है, उसका बोनस है, उसका सैलरी है, प्रॉफिट में उसका हिस्सा है, रिजर्व में उसका हिस्सा है, उसका ड्राइंग है, अगर लॉस हो गया तो उसमें उसका हिस्सा है। तो जो भी पार्टनर से रिगार्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो आइटम है, वो नई पूंजी भी लगा सकता है, फिर पूंजी निकाल भी सकता है। तो जो ये पार्टनर के आइटम है वो सब एक ही जगह पर लिखना है, यानी एक अकाउंट में लिखना है, तब उसको हम लोग कह देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये प्लस माइनस करते धरते फिगर कम बेस होता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो देखते हैं जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो उसके शेयर साइड में कौन कौन से नॉर्मली आइटम हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं। पहला आइटम है शेयर साइड के बैलेंस बीडी। हम सब जानते हैं किसी भी लेजर फॉर्म में किसी अकाउंट में जो बैलेंस बीडी होता है वो पिछले पीरियड से कैरी फॉरवर्ड होकर के आता है। यानी हम जानते हैं बिजनेस ईयर दर ईयर चलते रहता है। तो एक ईयर समाप्त हुआ, फिर दूसरा ईयर आ गया, दूसरा समाप्त हुआ, फिर तीसरा ईयर आ गया। तो जो पिछले ईयर का जो कैपिटल का जो बैलेंस आया होगा उसी बैलेंस को इस नए ईयर में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। दिस इज ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये बैलेंस अगर है तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा गया होगा नीचे, एक रिमार्क्स हमने रखा है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा उसका बैलेंस निकालेंगे लास्ट में हम लोग, वो बैलेंस सीआर भी हो सकता है या फिर वो डीआर भी हो सकता है। सीआर बैलेंस या डीआर बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर उसके सीआर साइड के सारे आइटम का टोटल उसके डीआर साइड के आइटम में टोटल से अधिक है, यानी सीआर साइड का टोटल अधिक है, डीआर वाला टोटल कम है, तो बैलेंस निकलेगा वो सीआर बैलेंस होगा। ठीक इसके उल्टा भी हो सकता है, अगर डीआर वाले सारे आइटम का टोटल अधिक है, सीआर का टोटल कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो डीआर बैलेंस होगा। तो ये कहना है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कोई भी बैलेंस हो सकता है, वो डीआर भी हो सकता है या उसका सीआर बैलेंस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन साइड अधिक होता है। ठीक है, अगर सीआर बैलेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, डीआर बैलेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में हम बात करते हैं उस पर। फिलहाल हम जरा आइटम को देख लें कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कौन कौन सा आइटम सीआर साइड में लिखते हैं और कौन कौन सा आइटम डीआर साइड में लिखते हैं। तो पहला जो ओपनिंग के रूप में आएगा, ओपनिंग के रूप में यदि सीआर बैलेंस है तो ले लिया सीआर साइड में बैलेंस बीडी के नाम पर। और इसके अलावा मालिक जो है पार्टनर और कैपिटल लगाना चाहता है, कैश में ला करके और बिजनेस में लगा दिया, नई पूंजी और लगा दिया, या चेक ला दिया नई पूंजी और डाल दिया, तो उसको भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सीआर साइड में। तो कैश या बैंक के नाम से लिखे न्यू, मतलब न्यू कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दे। तो अगर नई पूंजी लगाता है उसको भी सीआर साइड में लिखते हैं हम लोग। अगर किसी पार्टनर के पूंजी पर कैपिटल पर इंटरेस्ट की व्यवस्था है, पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है, अगर उनके पार्टनरशिप समझौता में डीड में ये ऐसा है कि पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट लगेगा या मिलेगा, तो तब की बात हो रही है। तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग सीआर साइड में लिखेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन ये आइटम गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा यहाँ पर। चलिए अगर है तब की बात कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी सीआर साइड में लिखा जाए। तो ध्यान रखना फिगर लिखते जा रहे हैं, फिगर बढ़ रही है इस साइड में। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा तो सैलरी का मिलना भी डिपेंड करता है उनके आपस में क्या समझौता है। अगर उनके आपस में समझौता ऐसा है तो पार्टनर को सैलरी अगर मिले तो उसके कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे जो भी सैलरी मिले। अगर पार्टनर समझौते के अनुसार पार्टनर को बोनस अगर मिलता है, मिलने वाला है, तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं। ये डिपेंड करता है उनके बीच में समझौता क्या। हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप जो
पैदा होता है वो समझौते पर आधारित है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है, इस तरह की व्यवस्था है, एट पार्टनरशिप डीड में ये व्यवस्था है कि पार्टनर को कमीशन मिलेगा, तो उस कमीशन को भी कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं। नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है। अगर जनरल रिजर्व है, पहले से पड़ा हुआ, तो जनरल रिजर्व में बंटवारा अगर करते हैं, पार्टनर अपने रेशियो में जनरल रिजर्व को डिवाइड कर लेते हैं, तो जो भी इनका हिस्सा मिलेगा हर पार्टनर को, तो उसके कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं उसको भी। अगर है तो ऐसा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में जब फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। 11th क्लास में सबको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेकर के आगे हम फॉरवर्ड करते हैं और एक और अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, उसमें नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। अब तब पार्टनर्स को जितने आइटम से मिलने वाले हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट है, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट, ये सारे आइटम, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारा एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो बैलेंस बचता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को फिर पार्टनर्स में बांट दिया जाता है उनके रेशियो के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिवाइडेड अमॉन्गस्ट ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। तो अगर उसका सीआर बैलेंस था, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सीआर बैलेंस था, उसको बांटा, उसमें हिस्सा जो मिलेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं, और इसका भी नाम यही होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन के बैलेंस में जो भी हिस्सेदारी इनकी बचेगी उसमें हम लोग रख देते हैं चीज को। उसके बाद वाला जो आइटम होगा वो बैलेंस की बात चलेगी, वो बैलेंस की बात चलती है। तो बैलेंस हम सब जानते हैं, या तो सीआर या फिर डीआर, टोटलिंग करके हम माइनस करके बैलेंस निकालते हैं। तो एक लाइन है इसमें बैलेंस सीडी। जब आप सीआर साइड में बैलेंस सीडी लिखते हो, इसका मतलब है कि डीआर के फिगर ज्यादा है, डीआर का फिगर ज्यादा है, सीआर का फिगर कम है, तो घटाकर जो बैलेंस आया उसको हमने सीआर साइड लिख करके टोटलिंग को मैच करा दिया। इसलिए ये सीआर साइड में लाइन जब लिखी जाएगी, बैलेंस सीडी जो फिगर आएगा, इसका मतलब दिस इज द बैलेंस ऑफ डीआर साइड। लेकिन अकाउंट के नियम के अनुसार से जिधर कम होता है उधर लिखा जाता है। फिर आते हैं इसके, हम इस कैपिटल के आते हैं डीआर साइड में। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो की बात करें, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पिछले साल, पिछले पीरियड का बैलेंस उसका डीआर भी हो सकता है, सीआर भी हो सकता है। तो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस डीआर था तो डीआर साइड में लिख देंगे बैलेंस बीडी। अब कहीं सीआर बैलेंस था ओपनिंग तो सीआर साइड में लिख देंगे। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ये दोनों एक ही बार आइटम आ जाए ये पॉसिबल नहीं, या तो बैलेंस डीआर होगा या उसका बैलेंस सीआर, कोई एक बैलेंस होगा। तो जो बैलेंस रहेगा उसी साइड में लिखेंगे, सीआर बैलेंस वाले को सीआर साइड में, डीआर बैलेंस वाले को डीआर साइड में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। तो चलिए मान लेते हैं फिलहाल तो अगर डीआर बैलेंस है तो यहाँ आ गया। अब अगर हम ड्राइंग करता है पार्टनर कुछ निकालता है, अगर वो ड्राइंग करेगा अपने पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं उसके कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड। तो कई बार यहाँ कैश या बैंक भी लिखा जाता है कि कैश और बैंक निकाल रहा तो, ठीक है। तो अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में लिखते हैं ड्राइंग के नाम से, ये भी फिगर आ जाएगा। अगर एग्रीमेंट में ऐसी व्यवस्था है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रिजल्ट है हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से होता है ये। अगर एग्रीमेंट में ऐसा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको लिखते हैं हम लोग डीआर साइड में,
वो भी डीआर साइड में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का हमारा बजाय सीआर बैलेंस के डीआर बैलेंस बचा है, हमने पिछले कहा था भी कि अगर सीआर बैलेंस बचता है पीएल प्रिपरेशन का, उसमें हिस्सेदारी होगी तो सीआर साइड में लिख देंगे। अगर पीएल प्रिपरेशन का डीआर बैलेंस बचा है उसमें हिस्सेदारी होगी तो कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड लिखे, इसमें शेयर इन लॉस, तो जो बैलेंस लॉस बचा है उसमें बांट करके डीआर साइड में लिख दिया और इस प्रकार ये कहानी खत्म होगी। अब देखेंगे या तो सीआर का टोटल ज्यादा है या फिर डीआर का टोटल ज्यादा है। अगर डीआर का टोटल ज्यादा है तो सीआर उसमें से माइनस करके इस बैलेंस लाइन में यहाँ लिख देंगे, डिफरेंस आएगा। अगर ये सीआर का टोटल ज्यादा है तो सारे डीआर के आइटम माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट लास्ट में जो लाइनें आए इन दोनों में से कोई एक होगा। एक इंडिकेशन दे दिया है ब्रैकेट में कि ये बैलेंस शीट इधर कब आएगा, इफ डेबिट साइड इज मोर, अगर डेबिट साइड अधिक है तब यहाँ सीआर बैलेंस ये आएगा बैलेंस शीट। और यहाँ इंडिकेशन है कि इफ सीआर साइड इज मोर, यहाँ नीचे ब्रैकेट में इंडिकेशन दे रखा है, यानी जब सीआर साइड अधिक होगा तब ये बैलेंस शीट यहाँ फिगर आ सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बात बनेगी। तो इस प्रकार हमारी ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कहानी है। तो इसको देखने से क्या लगता है, जब इतने हम एक बार जोड़ेंगे कैपिटल में और फिर इतने डेबिट साइड वाला माइनस करेंगे उसमें तो फिगर कुछ और आएंगे। अब ये सीआर वाले बढ़ सकते हैं, डीआर वाले बढ़ सकते हैं, तो जो बैलेंस कैपिटल का आएगा वो कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी घट जाएगा, कभी यानी घटता बढ़ता रहेगा। यानी सारे आइटम्स जो प्रोप्राइटर के हैं, जो पार्टनर के हैं, देखना उसके कैपिटल में ही एडजस्ट किया गया है। सीआर साइड डीआर साइड सारे आइटम उसे कैपिटल में आ चुके हैं और इसका जो रिजल्ट होगा तो कैपिटल जो बैलेंस के रूप में आएगा वो घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मूविंग कैपिटल, घटते बढ़ते रहता है। क्लियर है। और इसमें सारे आइटम आ गए हैं, एक ही अकाउंट बनाया है कैपिटल अकाउंट, उसका सब आ गया। यानी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो सारे आइटम उसमें लिख देंगे और एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें सब कुछ आ गया। और वैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डीआर बैलेंस भी हो सकता है या सीआर बैलेंस हो सकता है। अब देखते हैं जब बैलेंस आएगा इसका डीआर या सीआर तो क्या करेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस नीचे लिखा हुआ आइदर सीआर बैलेंस और डीआर बैलेंस अब कैपिटल, इस केस में हो सकता है, एक सिंबल मैंने दे रखा है और उसके साथ नीचे एक फुट नोट डाल दिया है कि जब ये कैपिटल अकाउंट बनेगा तो या तो सीआर बैलेंस हो सकता है या फिर डीआर बैलेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर सीआर बैलेंस होगा तो कहां ले जाएंगे, अगर डीआर बैलेंस होगा तो कहां ले जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सीआर बैलेंस निकलता, नीचे लिखा हुआ अगर सीआर बैलेंस निकलता है तो उस सीआर बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सीआर बैलेंस निकलता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे और उधर लिख देंगे। और कहीं अगर इस कैपिटल का डीआर बैलेंस आता है तब कैपिटल का डीआर बैलेंस जब आएगा तो क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। तो इसका इंडिकेशन हमने यहाँ नीचे फुटनोट में दे दिया है कि सीआर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस शीट, शॉर्ट में है B/S लिखा हुआ है, तो बैलेंस शीट इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड L/S, L मतलब लायबिलिटी, S मतलब साइड, तो लायबिलिटी साइड किसका, लायबिलिटी साइड तो बैलेंस शीट का। तो इस प्रकार समझ में बात आ गई कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सीआर बैलेंस निकलता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और अगर उसका डीआर बैलेंस निकलता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। ये क्या क्लियर है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि कैपिटल इनके फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब नाम से सुनने में लग रहा है ना घटेगा ना बढ़ेगा, घटना बढ़ने की कहानी खत्म समझ आएगी। तो इतने आइटम को तब लिखेंगे ही नहीं। जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है
उसमें कैपिटल के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। तो जब कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे तो घटना बढ़ना कहानी खत्म। और जब घटना बढ़ना कहानी जिसमें खत्म हो जाती है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो फिक्स है वो। तो कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल वह कैपिटल है जो ना घटता है ना बढ़ता है, बल्कि वह फिक्स रहता है और उसमें कैपिटल के अलावा और कोई दूसरा आइटम एंट्री नहीं करता है। सिर्फ कैपिटल, बाकी कोई नहीं, कमीशन नहीं, सैलरी नहीं, बोनस नहीं, कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ कैपिटल। तो कैपिटल में दो ही काम, या तो हम कैपिटल कभी लगा देते हैं और कभी जरूरत पड़ने पर कैपिटल नहीं, बस इतना ही करते हैं। अगर ये दो आइटम होता है कि कभी हमने कैपिटल, नया कैपिटल लगा दिया, कम पड़ रहा था तो कैश या बैंक जो भी लगाएंगे तो वो कैपिटल हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिक्स वाले में। बाई चांस ऐसा होता, हमेशा नहीं होता। और कभी जरूरत पड़ने पर हम कैपिटल में से अपना निकाल ले रहे हैं तो उसको यहाँ पर उल्टे साइड में लिख सकते हैं। इतने ही एंट्री इसमें आने वाली है, उसके बाद बैलेंस आप करना। तो 99.9 चांसेस है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो ना वो बढ़ेगा ना घटेगा, यानी रिमेन कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल। और इसमें आइटम कौन सा आते हैं? सिर्फ कैपिटल का आइटम और कुछ भी नहीं आएगा। तो आइटम ऐसे ही समाप्त हो गए उसके। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कैपिटल के अलावा कुछ नहीं जाएगा उसमें, तो बाकी कहाँ ले जाएंगे? बहुत सारे आइटम्स है जो प्रोप्राइटर के हैं, पार्टनर के हैं, तब उसको कहाँ ले जाएं? पहले तो फ्लक्चुएटिंग था तो सब लिख दिए थे उसमें। अब कह रहे हैं कि कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स कैपिटल में तो कुछ भी नहीं जाते एक्सेप्ट कैपिटल के अलावा, तो बाकी आइटम्स कहाँ ले जाएं? तो बाकी आइटम्स के लिए हमें मजबूरन एक और अकाउंट बनाने पड़ते हैं और उस अकाउंट को हम नाम रखते हैं करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल जब बनेगा, जब फिक्स कैपिटल होगा तो ध्यान रखना है कि कहे या ना कहे, इसका मतलब कि उसके साथ साथ पार्टनर का करंट अकाउंट भी चलेगा। कैपिटल तो कम बेस होगा नहीं, जस के तस रहेगा। तो बाकी मदों के लिए, बाकी आइटम्स के लिए हमें एक और बनाना पड़ता है अकाउंट, जिसको हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट या करंट अकाउंट कहते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप में आता है इसलिए पार्टनर का नाम पहले हमें जोड़ लेते हैं। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, उनके नाम के साथ जोड़ लेते हैं उनका करंट अकाउंट। अब ये जब करंट अकाउंट है तो नेचुरली ये घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है आइटम कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो कैपिटल तो कांस्टेंट है, इसमें घटना है ना बढ़ना है। तो रिमेनिंग जो आइटम्स है वो सारे आइटम इस करंट अकाउंट में चले आते हैं। तो बड़े खास पॉइंट ध्यान देने के बाद कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनेगा तो सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा और सारे आइटम अपने जगह पर जाएंगे और उस कैपिटल का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डीआर या सीआर। ये बात खास बात हो गई। अगर फिक्स कैपिटल है तो वैसे दशा में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब? जब फिक्स कैपिटल है तब। जब फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं लिखना कि वो फिक्स रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और साथ में घटाने बढ़ाने के लिए हमें करंट अकाउंट बनाना होता है, जिसमें रिमेनिंग जो आइटम्स है कैपिटल छोड़कर, एक्सेप्ट कैपिटल, बाकी जितने आइटम्स, जरा फ्लक्चुएटिंग पर नजर मारना। इस फ्लक्चुएटिंग में इस कैपिटल को छोड़कर बाकी ये जितने आइटम में क्या देखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जितने आइटम ये हट जाएंगे और हट कर कहा? अपने इसी साइड में, सीआर साइड में, करंट अकाउंट में आ जाएंगे। बस उनको हटा देना है वहां से। और जितने ये डीआर साइड के आइटम है, ये कैपिटल बैलेंस वाले को छोड़कर बाकी जितने ये ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये सब उठाकर यहाँ पर करंट अकाउंट के डीआर साइड में बोर्ड कर देना। बस सिंपल सी बात हो गई। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को दो हिस्सा में बांट दिया, एक सिर्फ कैपिटल अलग कर लिया, उतना ही रखा, अब बाकी को अलग कर दिया और करंट अकाउंट नाम लिख करके डाल दिया, अपनी जगह पर कहानी खत्म हो गई। तो कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वह कैपिटल है जिसमें सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जिसके चलते उसके बैलेंस या अमाउंट घटते बढ़ते रहते हैं
और एक ही अकाउंट बनता है। और फिक्स कैपिटल वह कैपिटल अकाउंट है जिसमें कैपिटल के अलावा कोई आइटम नहीं आता है, उसकी राशि फिक्स होती है, न घटती है न बढ़ती है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट चालू खाता भी बनाना पड़ता है। इस प्रकार बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली आपके या कोई भी बोर्ड जो 12वीं आपका जो 12th है उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं, बनाना पड़ सकता है। कई बार क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। हाँ, एक बात और बता दें कि जो फिक्स कैपिटल अगर बनाओगे आप तो इसका बैलेंस कौन सा आएगा। फिक्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा सीआर बैलेंस आएगा, नोटेशन में लिखा हो। हमने एक यहाँ मार्क्स देकर के नोट कर दिया है कि ऑलवेज सीआर बैलेंस, यानी फिक्स कैपिटल होगा तो ध्यान रखना कि ऑलवेज हमेशा सीआर बैलेंस, कभी डीआर बैलेंस उसका हो नहीं सकता। तो जब सीआर बैलेंस होगा तो क्या करेंगे, देखना नोट में लिखा हो इज इक्वल टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये पक्का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर लिख दिया है फिक्स कैपिटल तो ध्यान रखना हमेशा हमेशा वो सीआर बैलेंस होगा और लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। और जब करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे हम लोग तो करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, सीआर बैलेंस भी हो सकता है, डीआर बैलेंस भी हो सकता है। तो क्लियर है, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का सीआर बैलेंस आएगा तो बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। अगर करंट अकाउंट का डीआर बैलेंस आएगा तो बैलेंस शीट में लिखेंगे डीआर एसेट साइड में लिखेंगे। इस प्रकार हमने नोटेशन नीचे दे रखा है कि सीआर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस शीट इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड। अगर डीआर बैलेंस है तो डीआर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस शीट इज इक्वल टू एसेट साइड। कहानी खत्म। तो इस प्रकार पता लग गया हमको कि किस परिस्थिति में कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कौन फ्लक्चुएटिंग है कौन फिक्स्ड है। एकदम सिंपल सी बात है। अगर प्रश्न में ये कोई इंडिकेशन नहीं है, देयर इज नो इंडिकेशन इन द क्वेश्चन कि वेदर कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये नहीं क्लियर कर रखा है, वैसे हालत में सामान्य प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस है, माना गया है कि जब कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं कहा, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोला है, उसका सीधा मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना। कौन एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, दो बनाएगा। बस जब तक सवाल में नहीं नाम रख करके है तब तक आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अलग अलग नहीं करना, बस सीधे क्या बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग। और जब क्वेश्चन में कह देगा फिक्स तब तो करना ही है, मजबूरी है। एक फिक्स बनाएंगे, सभी पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट और सबका करंट अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। अब बैलेंस इसका निकलेगा, जैसे बैलेंस निकलेगा तो कहाँ लिखना है हमने इंडिकेशन, हमने नोट फुट नोट में डाल रखा है इसको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा, बात आपको समझ में आएगी। अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना इसको ना भूलना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।